नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स में बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आज हम जानेंगे कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इस एमीटर सिरे को हम इनपुट बेस और एमीटर के बीच में और आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के बीच में एमीटर को कॉमन और ग्राउंडेड कर देते हैं। तो जो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसे ग्राउंडेड एमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। और सभी एम्पलीफायर एप्लीकेशन में हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज करना है। तो ये देखिए आप, जो बायस बैटरी हमने बेस और एमीटर के बीच में लगाई है VBE, इसकी मदद से हमने इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में P बेस को पॉजिटिव और N एमीटर को नेगेटिव दे दिया है। तो ये PN जंक्शन, P साइड पॉजिटिव N साइड नेगेटिव फॉरवर्ड बायस हो गया है। और जरा इधर देखिए, इस PNP ट्रांजिस्टर में इस N बेस को नेगेटिव और P एमीटर को पॉजिटिव देके, P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव देके इस PNP ट्रांजिस्टर के इनपुट एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है। और जो कलेक्टर जंक्शन है उसे रिवर्स बायस करने के लिए हमने जाना था कि ये जो कलेक्टर बायस बैटरी है इसका मैग्नीट बेस बायस बैटरी से बड़ा होना चाहिए। और अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर N को पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, और अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो P टाइप कलेक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल देना है। और अगर कलेक्टर बायस बैटरी का मैग्नीट्यूड बेस बायस बैटरी से अधिक होगा तो ये ट्रांजिस्टर पीएनपी का कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमीटर पे एरो लगी हुई होती है वो परंपरानुसार एमीटर करंट की धारा दिखाती है। और हमने पिछली वीडियो में जब ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखी थी तो जाना था कि एमीटर के वाहक जब बेस में डिफ्यूज होते हैं तो उसका अधिकांश हिस्सा कलेक्टर में चला जाता है। तो एमीटर करंट का कुछ हिस्सा बेस करंट और कुछ हिस्सा कलेक्टर करंट है, और इन दोनों से आने वाला करंट इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से निकलने वाला करंट हो जाएगा। इसी तरह से इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से इनकमिंग करंट बेस और कलेक्टर में बाहर जाता है। तो ये करंट की डायरेक्शंस हो गई हैं एक्टिव मोड में। जरा वर्किंग की और डिटेल को समझते हैं। हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझना पसंद किया क्योंकि N में जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा मोबाइल है, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है और ज्यादा प्रचलित भी है। तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने जो बेस और एमीटर के बीच में बायस बैटरी है उससे एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो बैटरी है जिसका मैग्नीट्यूड इस बैटरी से बड़ा है उसने कलेक्टर और बेस के बीच के जंक्शन को रिवर्स बायस कर दी। फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस जंक्शन में डिप्लेशन जोन कमजोर हो गई है, सिकुड़ गई है, और कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स बायसिंग से जो डिप्लेशन जोन है वो मजबूत हो गया है, चौड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में अब एमीटर जंक्शन के आर पार दोनों तरफ के बहुसंख्यक, आप देखिए ये जो N टाइप एमीटर का बहुसंख्यक है वो डिफ्यूज होकर बेस में जा रहा है, और बेस का ये होल डिफ्यूज होकर एमीटर में आ रहा है। इस डिफ्यूजन में जो हिस्सा है वो एमीटर के वाहक का अधिक है और बेस के वाहक का कम है, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर की संरचना के दौरान एमीटर की डोपिंग ज्यादा और बेस की डोपिंग कम की है। दोनों तरफ के बहुसंख्यक जब दूसरी तरफ जाते हैं तो वो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक है। P का होल N में अल्पसंख्यक है और N का इलेक्ट्रॉन P में अल्पसंख्यक है। दूसरी तरफ से आया हुआ जो वाहक है वो मूल जगह के बहुसंख्यक के साथ विलोपन की क्रिया करेगा। अभी बेस के सारे होल इस N साइड एमीटर में विलोपित होकर और बेस एमीटर परिपथ में धारा बनाएंगे। एमीटर के जो वाहक बेस में आए हैं उनका विलोपन थोड़ा सा ही मात्रा में होगा, और अधिकांश जो एमीटर के वाहक बेस में आए हैं वो कलेक्टर में ड्रिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो उत्क्रम अभिनित जंक्शन की मजबूत अवक्षय परत का विद्युत प्रभाव है वो यहाँ जो वाहक एमीटर का आया है वो बेस में अल्पसंख्यक की माफिक है, और अल्पसंख्यकों को ये अवक्षय परत ड्रिफ्ट करके दूसरी तरफ आगे कलेक्टर में भेज देगी। जो N साइड एमीटर के इलेक्ट्रॉन P साइड बेस में आए हैं वो ड्रिफ्ट होकर कलेक्टर में चले जाएंगे और विलोपन की मात्रा कम होगी। ये जो विलोपन एमीटर के वाहक का बेस में और बेस के वाहक का एमीटर में हुआ है वो अल्प मात्रा में बेस परिपथ की धारा बनाएगा। अधिकांश एमीटर के वाहक कलेक्टर में पहुंचकर कलेक्टर की धारा बना लेंगे। आप देख रहे हैं ये जो बड़ा सा नीला तीर दिख रहा है उसका एक छोटा हिस्सा यहाँ बेस धारा के रूप में दिख रहा है, और बड़ा हिस्सा ये देखिए आप, ये कलेक्टर धारा के रूप में दिख रहा है। हमने जाना कि एमीटर की ये जो विसरण धारा है इसका मामूली सा हिस्सा बेस की धारा है
और बड़ा हिस्सा कलेक्टर की धारा है। एमीटर और कलेक्टर की धारा को कुछ मिली एम्पियर में नापा जा सकता है, वहीं ये जो बेस की धारा है वो कुछ दहाई माइक्रो एम्पियर में 10, 20 या 30 माइक्रो एम्पियर मात्र ही होगी। बेस की धारा एमीटर और कलेक्टर की धारा की तुलना में 20 से 50 गुना कम हो सकती है। एमीटर के वाहक बेस से कलेक्टर में आसानी से क्यों चले जाते हैं, उसका कारण बड़ा आसान है। एमीटर का वाहक जो डिफ्यूज होकर बेस में आया है वो वस्तुतः बेस में अल्पसंख्यक है और एक उत्क्रम अभिनित संधि के आर पार अल्पसंख्यकों का अपवाह हो जाता है। सामान्यतः ये अल्पसंख्यक कम होते हैं, इसलिए उत्क्रम संधि पे धारा कम होती है, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है एमीटर के विसरण के कारण तो ये जो कलेक्टर की धारा है वो बढ़ जाएगी। हमने समझा कि एक ट्रांजिस्टर में एमीटर धारा, बेस धारा और कलेक्टर धारा का योग है, और अगर एमीटर धारा में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो कुछ बेस धारा के परिवर्तन के तौर पे और कुछ कलेक्टर धारा के परिवर्तन के तौर पे दिखता है, और ये तीनों एमीटर, बेस और कलेक्टर की धारा में परिवर्तन एक दूसरे के साथ समानुपाती संबंध रखते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि एमीटर की धारा में हुआ परिवर्तन का अधिकांश हिस्सा कलेक्टर की धारा परिवर्तन के तौर पे आ जाता है, और इस अल्फा को हम कॉमन बेस मोड में करंट गेन कहते हैं, क्योंकि कॉमन बेस मोड में कलेक्टर करंट आउटपुट करंट है और एमीटर करंट इनपुट करंट है, और आउटपुट करंट में चेंज और इनपुट करंट के चेंज का अनुपात गेन कहलाता है। और जो अल्फा की टिपिकल वैल्यू है जो ट्रांजिस्टर हम निर्माण करते हैं उसमें 0.95 से 0.99 के बीच में है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो कलेक्टर करंट में जो चेंज हो रहा है वो बेस करंट के चेंज के भी समानुपाती है, और इस कोफिशिएंट को हम बीटा को कॉमन एमीटर करंट गेन कहेंगे, और आज इसको कैरेक्टरिस्टिक में समझेंगे भी कि इसका मान क्यों कर 20 से 100 के बीच में है। और आप देखिए कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब एमीटर कॉमन है तो कलेक्टर में आउटपुट है और बेस में इनपुट है, तो ये जो बीटा है कॉमन एमीटर करंट गेन, ये आउटपुट करंट कलेक्टर में चेंज और इनपुट करंट में चेंज का अनुपात हो गया। बीटा का मान अल्फा के ऊपर निर्भर करता है, और अल्फा और बीटा दोनों के मान अगर बेस का साइज और डोपिंग कम करेंगे तो बढ़ेंगे। हल्का बीटा का मान तब भी बढ़ेगा जब हम कलेक्टर करंट को बढ़ाएंगे या इस ट्रांजिस्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो बीटा का मान टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, कलेक्टर करंट पे भी निर्भर करता है, और ये बेस की साइज और डोपिंग पे भी निर्भर करता है। बेस की साइज और डोपिंग कम करने पे बीटा का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर और कलेक्टर करंट बढ़ाने पे भी बीटा का मान बढ़ेगा। जब हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर पढ़ा था तो जाना था कि एमीटर के वाहक जब विसरण होकर एमीटर जंक्शन पे धारा बनाते हैं तो उनका कुछ हिस्सा, बल्कि अधिकांश हिस्सा कलेक्टर में पहुंच जाता है, और एमीटर की धारा का एक बड़ा हिस्सा कलेक्टर धारा है। पर कलेक्टर धारा का एक और छोटा हिस्सा है जो एमीटर के बहुसंख्यकों की बजाय बेस और कलेक्टर के अल्पसंख्यकों के अपवाह से बनता है, और ये अल्पसंख्यक ताप द्वारा निर्मित होते हैं, और इनको हम माइनॉरिटी करंट कहते हैं, और इसको ICBO या ICO कहते हैं। और हमने कभी परिभाषित किया है कि ICBO वो कलेक्टर करंट है जो एमीटर करंट को ओपन यानी इस एमीटर धारा को शून्य रखने पर प्राप्त होता है। अगर इस समीकरण में हम एमीटर करंट की जगह किरचॉफ करंट लॉ से जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है कि वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है वो रख देते हैं और थोड़ा सरलीकरण करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो कलेक्टर करंट है उसका रूप, क्योंकि हमने एमीटर करंट को तो बदल ही दिया था बेस और कलेक्टर करंट के रूप में, तो अब इस समीकरण में कलेक्टर करंट और बेस करंट रह गया है। कलेक्टर करंट को एक तरफ लेके और सरलीकरण किया तो हमने पाया कि जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट का बीटा गुना है, और बीटा का मान अल्फा के साथ ये संबंध रखता है। और कलेक्टर धारा में एक अंश इस अल्पसंख्यकों के धारा का भी है, और ये सिर्फ ICO नहीं है। अगर आप गणना करते हैं तो ये बीटा में एक जोड़कर जो राशि आई है 1 प्लस बीटा उसका गुना है, और ये जो कॉमन बेस की जो रिवर्स करंट है उसमें अगर 1 प्लस बीटा का गुणा कर लेते हैं तो ये जो नई धारा इस बड़े ग्रीन हाईलाइट में आपको दिख रही है उसको हम ICEO कहते हैं। ICO का मतलब हो गया वो कलेक्टर करंट जो इनपुट बेस को ओपन रखने पर आएगी कलेक्टर में। ये वो कलेक्टर करंट है कॉमन एमीटर सर्किट में जो इनपुट बेस को ओपन रखने पर प्राप्त हो रही है, और इसका मान जब ICO माइक्रो एम्पियर में होती है तो ICO कुछ मिली एम्पियर हो जाएगा, और ये बीटा IB के तुलनीय हो जाती है जब हमारा ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ICO का टेम्परेचर के साथ परिवर्तन हमारी ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस को किस तरह से प्रभावित करता है वो आगे की किसी वीडियो में हम जानेंगे। अभी हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से धारा का संबंध कॉमन बेस में आउटपुट करंट का इनपुट करंट और माइनॉरिटी लीकेज करंट से था, वैसा ही कुछ संबंध कॉमन एमीटर में भी हमारे सामने आ गया है कि कलेक्टर करंट है वो इनपुट बेस करंट का बीटा टाइम्स है, और बीटा को हम कॉमन एमीटर करंट गेन कहते हैं, और इसका मान अल्फा पे निर्भर करता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जब अल्फा 0.95 होता है तो बीटा 19 होता है, और जब अल्फा का मान बढ़कर 0.99 हो जाए
तो बीटा भी 99 के आसपास हो जाता है। तो बीटा काफी बड़ा है, तो आप पाएंगे कि जो आउटपुट कलेक्टर में करंट है वो इनपुट बेस के करंट से 20 से 100 गुना ज्यादा होगा। और एक और धारा है जिसे हमने नाम दिया है ICEO। जरा समझते हैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक को और उससे फिर निकल कर आएगी ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस और वर्किंग। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर मोड में हमने दो बायस बैटरी VBE से बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है और VCE का मैग्नीट्यूड VBE से बड़ा लिया है और इधर इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के एन प्रभाग को अप्लाई बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़कर कलेक्टर और बेस के बीच के जंक्शन को रिवर्स बायस किया गया है। हमारी पिछली वीडियो में इसे हम समझ भी सकते हैं कि जब कलेक्टर एमीटर बायस बैटरी का मैग्नीट्यूड बेस एमीटर बायस बैटरी से अधिक होता है और ये पोलरिटी होती है तो वो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर देती है। एक्टिव मोड के इस ट्रांजिस्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक सेट हमें समझने हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक को हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इस शान फ्रेम में जो वोल्टमीटर है वो इनपुट वोल्टेज जो बेस और एमीटर के बीच में उसे नापेगा जब हम इस सोर्स वोल्टेज को जो वेरिएबल नेचर की है बदलेंगे, और एक एमीटर से हम इनपुट बेस करंट का कोरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट ले लेंगे और एक टेबल फॉर्म में ये जो आंकड़े आएंगे उसके बीच में जो लेखा चित्र है वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते समय हमें कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज को नियत रखना है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम आउटपुट करंट को जो यहाँ इस एमीटर द्वारा मेजर होगा कलेक्टर का करंट, उसका इस आउटपुट वोल्टेज के साथ जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में इस वोल्टमीटर से नापी जा रही है उसके बीच में अभिलेख देखते हैं और इस क्रिया के दौरान हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं ये साबित करने के लिए कि कलेक्टर की करंट इनपुट बेस करंट पे निर्भर करती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एमीटर जो यहाँ बेस में लगाया हुआ है उसे नियत रखते हुए इन दोनों एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांकों के बीच का लेखा चित्र आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट करंट कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में, जबकि हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखे हुए हैं। और इसी तरह से इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक, जब आपने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ आपको शान फ्रेम में दिख रहे हैं उन मीटर्स की रीडिंग्स, जबकि ये वोल्टेज कांस्टेंट है, वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। और जो नीले फ्रेम में मीटर लगे हुए हैं उनके बीच की ये रीडिंग, जबकि ये मीटर की रीडिंग कांस्टेंट रहे, वो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये जो मीटरों का हम चयन करते हैं इनकी रेंज भी समझ लेनी जरूरी है। जो इनपुट बायस बैटरी है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड की नहीं बढ़ेगी तो ये वोल्ट मीटर सिर्फ 3 वोल्ट का पर्याप्त रहेगा, जबकि आउटपुट की वोल्टेज हमें बड़े पैमाने पे बदलनी पड़ती है तो इसका मान 30 वोल्ट से 50 वोल्ट तक कुछ भी हो सकता है। कुछ पावर ट्रांजिस्टर में तो ये मान 500 वोल्ट तक होता है। इतना बदलाव भी हम कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज का कर सकते हैं। तो ये बड़ी रेंज का वोल्ट मीटर है और इनपुट वोल्ट मीटर छोटी रेंज का वोल्ट मीटर है। जो बेस का करंट है वो कम होता है कुछ माइक्रो एम्पियर, तो उसे मेजर करने के लिए यहाँ जो एमीटर लगाया हुआ है वो एक माइक्रो एमीटर है जिसका परास 100 माइक्रो एम्पियर हो सकता है 0 से लेके। और ये जो आउटपुट का जो मेरा मीटर है वो कलेक्टर करंट को मेजर कर रहा है और ये करंट ज्यादा होता है तो इसकी रीडिंग हम मिली एम्पियर्स में ले सकते हैं। वो 10, 20, 30, 40 मिली एम्पियर की कोटि का करंट हो सकता है। तो ये हमारी परास हो गई। अब जरा समझते हैं डिटेल से कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाई जाती है और कैसी है। ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट बेस करंट जो एक 100 माइक्रो एम्पियर की परास का एमीटर है उससे नापा जाएगा और इनपुट वोल्टेज जो बेस और एमीटर के बीच में है जो ये वोल्ट मीटर द्वारा नापी जाएगी जो 1 वोल्ट की परास का हो सकता है, उसके बीच में अभिलक्षण है, जबकि हमें आउटपुट वोल्टेज को किसी एक मान पे कांस्टेंट रखना है। जो व्यवहार है वो इस प्रकार हो सकता है कि हमने इस वोल्टेज को 1 वोल्ट के लिए फिक्स कर दिया है। इस वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड इस वोल्ट मीटर से 1 वोल्ट नापकर हमने फिक्स कर दिया है। अब हम इस सोर्स वोल्टेज को 0 से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज और करंट की रीडिंग इस वोल्टमीटर से इनपुट वोल्टेज और इस एमीटर से इनपुट करंट जब मेजर करेंगे उसके बीच में लेखा चित्र खींचेंगे तो उसका जो अभिलेख है वो एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड के अग्र अभिनीति जैसा होगा और कट इन वोल्टेज से कम वोल्टेज पे जो सिलिकॉन डिवाइसेस के लिए 0.6 वोल्ट हो सकती है, धारा का मान काफी कम रहेगा क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन प्रभावी फॉरवर्ड बायस नहीं होता है। और जैसे ही वो एक बार फॉरवर्ड बायस हो जाता है आप देखिएगा कि बहुसंख्यकों के विसरण से जो एमीटर धारा का अंश बनता है वो जब तेजी से बढ़ता है तो वो उसी अनुपात में बेस धारा और कलेक्टर धारा को भी बढ़ाता है। और क्योंकि मेरी इनपुट करंट बेस करंट है तो बेस करंट में एक तेज चरघातांकी परिवर्तन बढ़ता हुआ दिखता है। अगर हम इसी वोल्टेज को 1 वोल्ट के बजाय 10 वोल्ट या 20 वोल्ट फिक्स कर देते हैं, थोड़ा मान उत्क्रम अभिनीति की वोल्टेज का बढ़ा देते हैं, तो हम देखते हैं कि उत्क्रम अभिनीति पे जो कलेक्टर और बेस के बीच में अवक्षय परत बनती है उसकी चौड़ाई बढ़ती है और उससे बेस की प्रभावी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है और इस प्रभाव को बेस की विड्थ का बदलना या अर्ली इफेक्ट कहते हैं। और इस इफेक्ट के कारण वो प्रभाग बेस का जिसमें विलोपन से बेस धारा बनती है वो प्रभाग छोटा रह जाता है
तो हल्का विलोपन की रफ्तार कम हो जाती है। तो आप पाएंगे कि ये जो करंट है, बेस करंट, वो 1 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट में या 10 वोल्ट की बजाय 20 वोल्ट में थोड़ा कम हो गया है उसी समान अग्र अभिनीति पे, और इस प्रभाव को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं। पर हम एक बात कह सकते हैं कि आउटपुट के वोल्टेज के बदलाव का इनपुट करंट के ऊपर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन इनपुट वोल्टेज के चेंज का, अगर आप थोड़ी सी भी इनपुट वोल्टेज बदलते हैं तो इनपुट करंट में अच्छा खासा चेंज होता है, जो समझा जा सकता है। किसी एक नियत कलेक्टर एमीटर बायस वोल्टेज के साथ अगर मैं इनपुट बेस एमीटर वोल्टेज बदलता हूं, इनपुट करंट में जो चेंज हो रहा है ये अनुपात एक पीएन संधि का इनपुट इंपीडेंस हो गया है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये जो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, इस कैरेक्टरिस्टिक के ढाल का ऑपोजिट ये इनपुट इंपीडेंस हो गया है। ढाल तो हो गया लंब करंट बटा वोल्टेज, और मेरा रेजिस्टेंस हो गया वोल्टेज में चेंज बटा करंट का चेंज। और आप देखिएगा कि अगर मैं इस वोल्टेज को 20 वोल्ट फिक्स करता हूं और इस कैरेक्टरिस्टिक पे अगर इनपुट इंपीडेंस देखता हूं, तो ये जो मैंने चेंज किया है, ये 0.8 से कुछ ज्यादा वोल्टेज से ये जो चेंज यहाँ किया है मैंने रफली 0.07 वोल्ट का, तो जो कोरेस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है आप यहाँ देखिए वो 17 माइक्रो एम्पियर का बेस करंट में हो गया है। और आप चेंज इन इनपुट वोल्टेज है बेस और एमीटर के बीच में, उसका मान कैरेक्टरिस्टिक से 0.07 वोल्ट आ गया है, और जो चेंज इन इनपुट करंट है बेस करंट में चेंज, उसका मान कैरेक्टरिस्टिक से 17 माइक्रो एम्पियर अगर मैं रखता हूं और कैलकुलेशन करता हूं, तो ये जो इनपुट इंपीडेंस है कॉमन एमीटर मोड में वो 4 किलो ओम के आसपास आ गया है। हमने देखा था कि यही वैल्यू जब हम कॉमन बेस के लिए निकाल रहे थे तो ये वोल्टेज तो सेम थी, लेकिन ये करंट एमीटर करंट था कॉमन बेस में जो ज्यादा था, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इस मान से 50 गुना कम आ रहा था, 20 से 50 ओम के बीच में। तो कॉमन बेस में इनपुट इंपीडेंस कम है 20 से 50 ओम, और कॉमन एमीटर में ये जो इनपुट इंपीडेंस है वो मीडियम कोटि का है, और वो 1 किलो ओम से 5 किलो ओम के बीच का हो सकता है अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए, लेकिन ये भी कम है। और हम कह सकते हैं कि एक छोटे से संकेत विभव से जो हम इनपुट फॉरवर्ड बायस बेस एमीटर जंक्शन पर लगाएंगे, उससे जो इनपुट करंट में चेंज होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है। हम जब ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो इनपुट में आप बेस करंट में चेंज कर रहे हैं वो आउटपुट करंट के चेंज के तौर पे रिफ्लेक्ट होगा, और आप पाएंगे कि इनपुट फॉरवर्ड बायस सर्किट में कम वोल्टेज के कारण पैदा किया गया एक इनपुट करंट का चेंज हमारे रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन पे एक अच्छे खासे करंट चेंज के रूप में हमें मिलेगा। हमने जाना कि आउटपुट वोल्टेज के चेंज करने पर अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन से, जो आज की वीडियो के आखिर में हम बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, उससे हल्का सा बेस करंट कम हो जाता है, क्योंकि बेस का वो प्रभावी चौड़ाई जिसमें विलोपन द्वारा बेस धारा बनती है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। इस इनपुट इंपीडेंस का मान कैरेक्टरिस्टिक में आप अभिनीति या बायसिंग या ऑपरेशन किस जगह करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा बेस करंट पे काम करेंगे यहाँ ऊपर के दायरे में तो आपका इनपुट इंपीडेंस कम होगा, और अगर आप इनिशियल नॉन लीनियर पोर्शन पे अगर ऑपरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका इनपुट इंपीडेंस ज्यादा आएगा, और ऐसी स्थिति में जो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस है उसमें डिस्टोर्शन भी आ सकता है। तो डिस्टोर्शन लेस वर्किंग के लिए जरूरी है कि आप इस बीच के लीनियर पोर्शन पे जहां स्लोप लगभग एक जैसा हो गया है वहां पर अभिनीति करें। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है उस पर टेम्परेचर का कोई ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि इनपुट करंट है वो मेजोरिटी का डिफ्यूजन करंट है, और मेजोरिटी की संख्या टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये जो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की, उस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट करंट जो कलेक्टर का करंट है उसका कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज के साथ वेरिएशन का स्टडी है, जबकि हमने इनपुट साइड में बेस जो इनपुट करंट है वो बेस करंट को कांस्टेंट रखा है। तो एक व्यवहार में हमने बेस करंट को एक बार 40 माइक्रो एम्पियर नियत रख देना है, और इस परिवर्तनशील वोल्टेज से कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज को बदलना है, और संगत जो कलेक्टर धारा में परिवर्तन है उसको नोट करके ग्राफ बना लेना है। बाद में इस वोल्टेज को वापस जीरो करके इस धारा का मान 40 की बजाय 60 माइक्रो एम्पियर करके और इसी प्रयोग को दोहराना है। और बहुत सारे ये जो समूह हैं आउटपुट करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप के, वो जो समूह है वो ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। जरा समझते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार की आती है। जब हमने इनपुट बेस करंट को 40 माइक्रो एम्पियर फिक्स कर दिया है, तो इनपुट करंट के फिक्स मान के साथ जब हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो शुरू में बहुत मामूली सी वोल्टेज बढ़ाने पे ये धारा बहुत तेजी से बढ़ती है, और उसके बाद धारा में बढ़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, और धारा एक बहुत छोटे से स्लोप के साथ इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती है। अगर यही धारा 40 माइक्रो एम्पियर की बजाय 60 माइक्रो एम्पियर कर दी जाती है तो शुरुआत में तो विभव के साथ धारा का परिवर्तन पहले की भांति है, लेकिन ये पहले से कुछ ऊंचे स्तर पे फिर
थोड़ा धीमा बढ़ना शुरू करती है और जिस तरह से ये स्लोप आया था 40 माइक्रो एम्पियर बेस करंट के साथ, वैसा ही 60 माइक्रो एम्पियर बेस करंट के साथ कलेक्टर करंट एक हल्का स्लोप बनाती हुई आउटपुट वोल्टेज के साथ बढ़ती हुई दिखती है। और हम अलग अलग बेस करंट के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। ये जो स्लोप है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट करंट का आउटपुट वोल्टेज के साथ परिवर्तन, वो बहुत ज्यादा ढाल नहीं रखता। ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो छोटा स्लोप है वो साफ बता रहा है। इन दो नीले तीर वाले बिंदुओं के बीच में अगर हम अभिलक्षण में देखें तो ये जो लाल रेखा के संगत एक बड़ा सा वोल्टेज का चेंज है और इस हरी रेखा के अनुरूप एक छोटा सा करंट का चेंज है, जो ये बताता है कि गतिक प्रतिरोध अधिक है और इसका मान 50 से 100 किलो ओम हो सकता है। इस अभिलक्षण में एक और भाग है संतृप्त प्रभाग, सैचुरेशन रीजन, जिसमें कलेक्टर और एमीटर के बीच की जो बायस वोल्टेज है वो बेस एमीटर वोल्टेज से कम है और ऐसी स्थिति में हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो धारा का मान है वो वोल्टेज बदलने पे बहुत तेजी से बदल रहा है और इस स्थिति पे आप देखिएगा कि जो कलेक्टर करंट का मान है वो चाहे बेस करंट 20 हो, 30 हो या 70 माइक्रो एम्पियर हो, इस वोल्टेज पे कलेक्टर करंट का मान इस बिंदु पे मेरी इनपुट करंट पे निर्भर नहीं करता। तो दो बातें महत्वपूर्ण है, एक कि केवल ये प्रभाग ऐसा है जिसमें आउटपुट वोल्टेज बदलने पे आउटपुट करंट कलेक्टर का बहुत तेजी से बदलता है, और दूसरी बात ये जो करंट का मान है जो वोल्टेज के साथ निर्भरता रखता है वो इनपुट करंट पे निर्भर नहीं करता। जबकि दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट से ही कंट्रोल होता है। इस भाग को हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं और इसको डिटेल से अभी समझते हैं। एक तीसरी समझने की है और वो यह है कि अगर हम बेस सर्किट को ओपन कर दें या बेस सर्किट के जंक्शन को फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स बायस कर दें और कलेक्टर जंक्शन की रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएं, तो आप पाएंगे कि बेस में अगर करंट नहीं होगा तो कलेक्टर में भी करंट नहीं होगा, या जो करंट होगा वो सिर्फ कलेक्टर और बेस के माइनॉरिटी वाला करंट होगा जिसे ICEO कहते हैं, और वो ICBO का 1 प्लस बीटा टाइम्स है। और इस प्रभाग को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं और इस कट ऑफ रीजन में हम समझ सकते हैं कि दोनों एमीटर जंक्शन भी और कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस है और कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज तो अच्छी खासी हो सकती है लेकिन कलेक्टर सर्किट में करंट नहीं है। लेकिन एक ट्रांजिस्टर की वर्किंग का जो सबसे बढ़िया भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, उपयोगी भाग है, वो ये बीच का भाग है जिसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं। और इस एक्टिव रीजन में हमें पता है कि कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन रिवर्स बायस है और एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। और ऐसी स्थिति में जो कैरेक्टरिस्टिक आती है एक ट्रांजिस्टर की कॉमन एमीटर मोड में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में अलग अलग इनपुट बेस करंट के मान के साथ, वो इस चित्र अनुसार है। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हमारे सामने आएगा जिसे हम बीटा कहते हैं, समझते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के एक्टिव भाग को देखने पर साफ पता लगता है कि किसी दी हुई इनपुट बेस करंट के लिए आउटपुट वोल्टेज का अच्छा खासा परिवर्तन भी आउटपुट करंट में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम इनपुट करंट का मान 20 माइक्रो एम्पियर की बजाय 40 माइक्रो एम्पियर या ज्यादा कर देते हैं तो आप पाते हैं कि जो संगत कलेक्टर करंट है वो बहुत तेजी से बदल जाता है और कई गुना बदल जाता है। आप देखिए कि ये करंट तो है माइक्रो एम्पियर में और जो कलेक्टर आउटपुट करंट है वो मिली एम्पियर में है। तो आप पाएंगे कि बेस में जो आप करंट में चेंज करेंगे उससे कई गुना ज्यादा कलेक्टर में करंट में चेंज हो रहा है। और इस विशेष गुण को हम यूं समझ सकते हैं कि हमने ये जो करंट बदला है वो एक कम प्रतिरोध के अग्र अभिनीत बेस एमीटर जंक्शन के आर पार, जिसका कि डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम या 2 किलो ओम है, उसकी धारा में परिवर्तन हमें करने के लिए ज्यादा विभव की आवश्यकता संकेत के तौर पे नहीं चाहिएगी। और ये जो धारा हम बदलेंगे कम प्रतिरोध के परिपथ में 20 माइक्रो एम्पियर से 40 माइक्रो एम्पियर, वो मेरे रिवर्स बायस सर्किट में जिसका कि डायनामिक रेजिस्टेंस हंड्रेड्स ऑफ किलो ओम है, उसमें एक अच्छी खासी धारा का परिवर्तन कर देगा आसानी से और अनुपातिक रूप से। और इस अनुपात को हम कॉमन एमीटर करंट गेन कहते हैं और इसे प्रचलित नाम है बीटा कहते हैं। और बीटा की परिभाषा हो गई चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट करंट। अगर मैं इनपुट करंट को 40 से 50 माइक्रो एम्पियर कर देता हूं तो मेरा जो इनपुट करंट में चेंज है वो 10 माइक्रो एम्पियर है डेल्टा IB। और आप देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 40 एम्पियर पे जो करंट बता रही है फिक्स VCE के लिए, इसी VCE पे ये कलेक्टर करंट है और दूसरे 50 माइक्रो एम्पियर पे ये कलेक्टर करंट है और दोनों कलेक्टर करंट में लगभग 0.7 मिली एम्पियर का चेंज है। तो ये 0.7 मिली एम्पियर और ये 10 माइक्रो और अनुपात देखा तो हमारा अनुपात आ गया 70 के आसपास। तो हम देखते हैं कि बीटा की वैल्यू है वो 20 से 100 के बीच में है और इसका मान अल्फा बढ़ने पे बढ़ता है और ये डिपेंड करता है बेस की विड्थ और डोपिंग पे। अगर बेस की साइज छोटी हो, डोपिंग कम हो तो बीटा का मान ज्यादा होगा। हल्का बीटा टेम्परेचर बढ़ने से और कलेक्टर
कलेक्टर करंट बढ़ने से भी बढ़ता है। आप देखिए यहाँ जब कलेक्टर करंट कम है तो बीटा का मान कम है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बीटा का मान ज्यादा हो जाएगा। हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि इस ट्रांजिस्टर के 3 भाग हो गए हैं। ये जो बीच का भाग है जो हम बाद में एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, जिसमें इनपुट एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, वो एक्टिव मोड कहलाता है। जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं तो उसे कट ऑफ कहते हैं, और जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं तो उसे सैचुरेशन कहते हैं। हमने जाना कि इस एक्टिव मोड में इनपुट करंट में चेंज करने पर अनुपातिक आउटपुट करंट में चेंज हो जाता है, और ये बीच के हिस्से में आप देखिएगा कि लेखा चित्र में, ये ग्राफ में ये जो दूरियां हैं वो बराबर सी हैं, तो वो बीटा का मान एक समान रखेगा। जबकि ये जो प्रभाग है जिसमें दोनों जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन भी और कलेक्टर बेस जंक्शन भी दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, इसमें आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज बदलने पे बहुत तेजी से बदल रहा है, पर वो इनपुट करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। और इस सैचुरेशन कंडीशन में कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज कम है, भले ही करंट ज्यादा क्यों ना हो। और एक आखिरी भाग है मैजेंटा हाईलाइट में दिखाया हुआ कट ऑफ, जिसमें दोनों जंक्शन एमीटर बेस और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है, और चाहे हम कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज बढ़ा लें लेकिन कलेक्टर सर्किट में धारा नहीं है, इसे हम कट ऑफ कहते हैं। कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच में ट्रांजिस्टर का मूवमेंट एक ओपन स्विच कट ऑफ में और एक क्लोज स्विच सैचुरेशन में उसकी माफिक है, और कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में हम ट्रांजिस्टर के इस रूप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां हम एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, वहां ये ग्रीन हाईलाइट वाला सेक्शन एक्टिव रीजन का हम प्रयोग करते हैं। एक परीक्षा उपयोगी बात करके आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है? जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये जो कलेक्टर और बेस के बीच में अवक्षय परत बनती है, डिप्लेशन जोन बनता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। इसको थोड़ा एनालाइज करके यहाँ दिखाया है, और ये जो हमारा ब्राउन फ्रेम है वो इस अवक्षय परत की बढ़ी हुई स्थिति बताता है जब हमने कलेक्टर बायस बैटरी वोल्टेज बढ़ाई है। इस अवक्षय परत की चौड़ाई कलेक्टर साइड में जहां डोपिंग अपेक्षित ज्यादा है वहां कम बढ़ती है, और यहां बेस जिसमें डोपिंग कम है उसमें यह अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा बढ़ी है। तो ये जो वाहक एमीटर के अब बेस में आएंगे, उनकी जो विलोपन करने वाला जो प्रभावी क्षेत्र है इस मैजेंटा फ्रेम में, आप देखें जो बेस की अब प्रभावी विड्थ हो गई है, जहां विलोपन होगा तो बेस धारा बनेगी, वो भाग घट गया है। तो आप पाएंगे कि बेस की धारा कम हो जाती है, और इसका असर आप देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में किस प्रकार का। जब हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं 1 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, तो आप देखिएगा कि ये अवक्षय परत की चौड़ाई रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती है, और बेस की वो जो प्रभावी चौड़ाई है, एक बार फिर इस मैजेंटा फ्रेम में देखिएगा, ये जो प्रभावी चौड़ाई है जहां विलोपन होने से बेस धारा बनती है, वो छोटा प्रभाग होने से, विलोपन कम होने से बेस धारा का मान इस 1 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट या 20 वोल्ट पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हालांकि ये बहुत ज्यादा बेस धारा को आउटपुट वोल्टेज से प्रभावित तो नहीं कर रहा है, जितना आसानी से मेरी इनपुट वोल्टेज का परिवर्तन बेस धारा को प्रभावित कर रहा है, उतनी आसानी से आउटपुट वोल्टेज बेस धारा को प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने से बेस करंट हल्का सा कम होता है, और इस इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब जरा जानते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में इसका असर कैसा होगा। तो हमने समझा कि जब हम ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो बेस की जो प्रभावी विड्थ है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि ये अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ये जो ब्राउन फ्रेम है वो बढ़ी हुई अवक्षय परत बता रहा है, और ये जो बचा हुआ इलाका है ये बेस की वो प्रभावी चौड़ाई है उसे सिकुड़ना बता रहा है। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि जब ये वोल्टेज बढ़ती है तो बेस करंट कम हो रहा है। हमें मालूम है कि जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो हमें आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन बनाते समय इनपुट करंट को कांस्टेंट रखना है। अगर मैं इस वोल्टेज को 5 वोल्ट या 10 वोल्ट से 20 वोल्ट करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि थोड़ा बेस करंट घट जाएगा। अगर ये वोल्टेज बढ़ाने से बेस करंट पहले जो 60 माइक्रो एम्पियर था वो घट के अगर 58 या 54 माइक्रो एम्पियर हो गया, तो मुझे वापस उसे 58 माइक्रो एम्पियर से 60 करने के लिए एमीटर धारा बढ़ानी पड़ेगी। और जो मेरी बढ़ी हुई एमीटर धारा है, बेस धारा तो वही 60 माइक्रो एम्पियर होगी, वो कलेक्टर की धारा में ग्रोथ इंडिकेट करेगी। तो आप देख रहे हैं कि जब हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारी आउटपुट करंट बढ़ जाती है, और ये एक हल्का अप ट्रेंड अर्ली इफेक्ट
या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन है, जो बताता है कि हमारी आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पे आउटपुट करंट हल्का सा बढ़ेगा। हमें लगता है कि आज की इस वीडियो से आपको कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में जबकि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, या फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जबकि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा है, वो समझ में आ गया है। आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कॉमन एमीटर करंट गेन भी समझ में आ गया होगा। हमारी दूसरी वीडियो से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ निश्चित रूप से बेहतर हो रही होगी, और हम सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं जिसमें हमारे ये नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।